नमस्कार दोस्तों, लीगल फ्रेटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी काफी लेक्चर एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, इसके बाद वैदिक कल्चर के बारे में मैंने बताया। महाजनपद के मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जिसमें मैंने महाजनपद के बेसिक के बारे में बताया कि महाजनपद होते कहाँ है। जो बड़े किंगडम होते हैं, जो बड़ी सिटियां होती है, जहाँ ग्रेट किंगडम बनाई जाती, उनको महाजनपद बोला जाता है। कौन से 16 महाजनपद थे, उसमें कितने जो थे वो मोनार्चिकल थे, कितने 3 रिपब्लिक थे, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आशा करता हूं कि मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो आज हम यहाँ पे अपने पार्ट 3 जो कि महाजनपद से रिलेटेड उसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर की, वहाँ की महाजनपद की पूरी जो एक हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि वहाँ किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था, कैसी सोसाइटी थी, कैसे के वहाँ के लोग थे, क्या कल्चर का पालन करते थे, किस तरीके के वहाँ आर्ट स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था, किस तरीके से लोग अपना जो उनका वे ऑफ लाइफ था या उनका सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्टाइल था जीने का, या वे ऑफ लिविंग थी, किस तरीके से लोग रहते थे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो हम लोग आज बेसिकली जो महाजनपद का पूरा एज है, पूरा एक काल खंड है, पूरा एक एक्शन, पूरा एक टाइम पीरियड है कि उस काल खंड में कौन कौन सी चीजें हुई, सोसाइटी किस तरीके की थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी, इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के लॉ एंड रूल्स की क्या व्यवस्था थी, अदर जो और रिलेटेड फीचर्स थे वो क्या थे। तो हम बेसिकली सारी चीजों का एक सम्मिश्रण की तरीके से, मिक्सचर की तरह से हम सारी चीजों का यहाँ पे पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे महाजनपद के बारे में। तो ये 3rd पार्ट है। थोड़ी मेरी तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से मैं लेक्चर थोड़ा देर पे ला पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। हालांकि हम लोग धीरे धीरे सारा कवर कर लेंगे, तो लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े रहें। मैं कल आपको ऑलरेडी पनिशमेंट से रिलेटेड मैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में बता रहा हूँ। तो कल हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो शायद हो सकता है कि मैं आप लोगों को प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ाऊं, या तो जनरल एक्सेप्शन से हम लोग शुरू करेंगे, जो नया हमारा भारतीय न्याय संहिता आया है। तो आशा करता हूं कि आप लोग मुझको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो, और कमेंट करने के साथ सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो हम यहाँ पे अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जो एज ऑफ महाजनपद है, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, महाजनपद का मतलब जो ग्रेट किंगडम है, ग्रेट रूलर है, जो लोग जनपद से मूव होकर जो फुटप्रिंट थे, जहां पर सबसे पहले किसी के पैर या पैर पड़े, उसको हम लोग जनपद बोलते हैं। उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब बड़ा वर्जन है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग ने अपना सेटलमेंट करा, अर्बनाइज करे, और यहाँ पे काफी चीज अर्बनाइजेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे रिसोर्स, एग्रीकल्चर और बेहतर एक्सपेंशन पॉलिसी जो राजा की थी, किस तरीके से अपनी टेरिटरी को मजबूत करना है, किसके साथ मैट्रिमोनियल टाई करना है, किस तरीके से जो अपना वास्ट किंगडम का एक्सपेंशन है उसको बढ़ाना है, उसके बारे में सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम आज पढ़ते हैं कि महाजनपद की कुछ इंपॉर्टेंट कालखंड या एज क्या थी, उसके कौन कौन सी चीजों का उदय हुआ, क्या क्या चीजें कैसे कैसे समय के हिसाब से महाजनपद का निर्माण हुआ, क्यों हम इसको महाजनपद कहते हैं, क्या ऐसी ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से हम इनको ग्रेट किंगडम के लिए हम जोड़ते हैं, ग्रेट किंगडम मानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो यहाँ पे इमरजेंस ऑफ न्यू टाइप, नए टाइप का उदय होता है कि यहाँ पे जो सबसे पहले महानगर के बारे में दिया था कि किस तरीके से ये जो महाजनपद थे उनका नया ट्रेंड किस तरीके से इमर्ज हुआ, क्योंकि अर्बनाइज सिटी थी, इस वजह से यहाँ पे नगर, राजधानी, राजगिरी, छोटे मोटे और फोर्टिफाइड नगर भी थे, जिसमें से महानगर में काशी को बड़ा महानगर माना जाता था, कौशाम्बी था, और श्रावस्ती का जो रीजन था, ये सारे रीजन महानगर में गिने जाते थे। राजधानी, राजधानी दूसरा सब कैटेगरी था, जिसमें राजधानी में पाटलिपुत्र और राजगिरी को माना जाता था, जो कैपिटल बनाई जाती थी उस समय में। और पूरा पूरा का मतलब होता था नगर, जैसे आज के जमाने में कानपुर नगर हो गया,
इस तरीके के जितने सिटी हैं, तो ये लोग फोर्टिफाइड टाउन को नगर के रूप में देखते थे। फोर्टिफाइड टाउन वो होते थे जहाँ राजा के कस्बे को फोर्टिफाइड करा लेता था, चारों तरफ से मजबूत किले बंदी होती थी, जिससे वहाँ जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है या डिफेंस है वो मजबूत रहे, और बेहतर से बेहतर जो एक सिक्योरिटी है एक उनको राजा को साथ ही साथ प्रजा को, वहाँ के जो लोग हैं जो सारे लोगों को प्रोवाइड की जाए, जिससे जो डिफेंस है वो बेहतर मजबूत रहे, वो अपने को पूरी तरीके से सिक्योर फील करें, जिससे वहाँ पीस हार्मनी और सोशल सोलिडारिटी बनी रहे, और जो सोसाइटी है वो पूर्ण रूप से चलती रहे और उसमें किसी भी प्रकार का फियर या थ्रेट न पैदा हो सके। तो ये सारी चीजें चली आ रही थी बहुत पहले से। फिर इन्होंने निगम को ये एक मार्केट टाउन की तरफ देखते हैं। जैसे मार्केट टाउन में क्या छोटे मोटे कस्बे बने थे जहाँ मार्केट लगती थी, दुकानदारी होती थी, ट्रेड व्यापार होता था, खरीद व्यापार होता था, साथ ही साथ और भी जो छोटे छोटे और भी अलग प्रकार के ऑक्यूपेशन थे मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे होती थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। और नगर का होता था, नगर होते थे छोटे छोटे कस्बे होते थे जहाँ लोग रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। किस तरीके का वहाँ कल्चर था, क्या वहाँ की और जो पद्धति थी, किस तरीके से वहाँ सिविलाइजेशन थी, ये सारी चीजें। स्मॉल टाउन में क्या होता था, कितने स्मॉल थे स्मॉल टाउन, उन कस्बों को क्यों स्मॉल टाउन बोला जाता था, उनको पहले के जमाने में जो स्मॉल टाउन होते थे उनको नगरका के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टाउन सिस्टम था जो नया महाजनपद में आया था। अब इसी के साथ साथ 3 विलेज को भी उन्होंने कैटेगराइज करा है कि महाजनपद के समय जो ग्रेट किंगडम होते थे वो विलेज को किस तरीके से देखते थे। उनके 3 टाइप के विलेज होते थे। पहले विलेज को वो बोलते थे टिपिकल विलेज। टिपिकल विलेज में क्या होता था, इसी वजह से क्योंकि टिपिकल चीज वही होती है कि कठिन है, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत प्रकार की कम्युनिटी, बहुत प्रकार के कास्ट के लोग, एक तरीके से इंडोगैमस कास्ट ना होके एक तरीके से पूरी हेट्रोजीनियस हम कह सकते हैं कि कई मिक्स कैटेगरी में जो कास्ट या कम्युनिटी रहती थी, अलग अलग प्रकार के समुदाय रहते थे, हिंदू मुस्लिम और भी इस तरीके के कास्ट में अलग अलग कास्ट, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सारी चीजें थी। तो ये एक इसी वजह से हम इसको टिपिकल विलेज का नाम देते हैं। दूसरा जो विलेज था उसको हम सब अर्बन विलेज बोलते हैं कि ये कुछ अर्बन का पार्ट था, कुछ इसमें रूरल एरिया का था। इसी वजह से यहाँ जो अर्बन और सब अर्बन के लिए इस वजह से फेमस था क्योंकि यहाँ क्राफ्ट मेकिंग होती थी, मतलब यहाँ लाइवलीहुड का भी बेहतर प्रोग्राम था। चैरियार्ड जो घोड़ा वोड़ा से रिलेटेड मेकिंग होती थी वो भी यहाँ पे होती थी। कारपेंटर बढ़ाई जो होते थे वो सारा काम करते थे। तो एक प्रकार का हम यहाँ देख रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर का वर्क हो रहा है, अलग अलग प्रकार अलग अलग लोग काम रहे, इससे वहाँ लाइवलीहुड हो रही है। साथ ही साथ जो बेहतर एक तरीके से हम कह सकते हैं किस तरीके से लाइवलीहुड जनरेट हो, और साथ ही साथ कैसे ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे जिससे ये आगे चल के जो वहाँ की कम्युनिटी है उसको सर्व करेंगे, जिससे वहाँ सबकी जो डिमांड है सप्लाई वो फुलफिल होती रहेगी। और कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ही का पार्ट है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर करना है ताकि सब लोगों की जो बेसिक राजा की नीड है, वहाँ की कम्युनिटी की नीड है, वहाँ की प्रजा की नीड है, वहाँ के जो और अदर ऑफिशियल्स हैं किस तरीके से राजा को हर तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करना है, चाहे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे और यहाँ पे चाहे ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। अब बॉर्डर विलेज थे तो ये बॉर्डर विलेज होने की वजह से ये बिल्कुल किनारे होते थे, कंट्री साइड के 2 टेरिटरियों के बीच में होते थे, इसकी वजह से यहाँ पे बॉर्डर विलेज इसको माना जाता है। बॉर्डर विलेज का मतलब होता है जो बॉर्डर के आसपास के गांव होते थे, जहाँ 2 टेरिटरियों के बीच कोई गांव बसा होता था या कोई छोटा सा कस्बा बसा होता था। तो यहाँ काफी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये किनारे के वजह से यहाँ पे काफी भय और फियर रहता था। इसी वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन का रेशियो था वो भी कम था, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग थे वो भी थोड़ा रहने में या सेटल होने में
उनको परेशानी होती थी, और इसी वजह से इसको हम बॉर्डर विलेज के नाम से जानते हैं। और एक ब्रह्म दयाज होता था, ये बेसिकली जो होता था पूरी तरीके से ब्राह्मणों को लिए गांव दे दिया जाता था कि वो वहां पे ब्राह्मण रहेंगे, क्योंकि उनको हाईएस्ट कम्युनिटी माना जाता था, हाईएस्ट सर्विंग कम्युनिटी होती थी। राजा इन्हीं के एडवाइस और कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चीजें बनाता था, और जो उसके रूल्स रेगुलेशन होते थे, जो रिचुअल्स होते थे, धर्म होते थे, उनके आधार पे चलता था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहे। इसके बाद एक लेक्चर और मैं लाऊंगा जिसमें हम अब डिक्लाइन देखेंगे कि महाजनपद का डिक्लाइन क्यों हुआ, कौन कौन से ऐसे कारक रहे, क्या ये अब इकोनॉमिकली वीक हो गए, या डिफारेस्टेशन हो गया, ये उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए, या इनकी सिक्योरिटी बीच हो गई, या आपस में सक्सेशन वार की वजह से समस्याएं क्रिएट होने लगी, या अदर रीजनल जो कैपिटल थी वो इसके ऊपर आक्रमण कर दी, या राजा है जो उसके सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग कमजोर हो गई, क्या ऐसे कारण रहे जिनके वजह से महाजनपद का डिक्लाइन हुआ, या और कोई रिलीजन है जो आके अपना स्ट्रांग होल्ड जमा लिए, ये समय के हिसाब से उनसे कंपीट नहीं कर पाए, क्या कारण रहा, और कौन कौन से राजा रहे जिसकी वजह से वीक हुआ, या कोई अंदर ही इंटरनल स्टेबिलिटी हो गई थे, सारे रीजन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। हालांकि थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसके बाद आप लोगों को डिटेल में और बताता हूँ कि अब किस तरीके से वहाँ मर्चेंट का एक एसोसिएशन था, कौन कौन से मर्चेंट थे, उनके क्या क्या काम थे, हम सारी बात करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं एसोसिएशन ऑफ क्राफ्टमैन मर्चेंट की तरफ, कि जो क्राफ्टमैन का एक लोग थे जो क्राफ्ट बनाते थे या कोई शिल्पकारी से रिलेटेड काम करते थे, या जो मर्चेंट थे जो खरीद बेच करते थे इस क्राफ्ट से रिलेटेड, उनका एक एसोसिएशन था, उनका एक ग्रुप था, जिसमें जो एक सेठी ग्रुप होता था वो हाईएस्ट लेवल बिजनेसमैन होता था, मतलब ये सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। इनके अंदर सारा आदान प्रदान होता था, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस के जितने भी एक्टिविटी होती थी बेसिकली यही ग्रुप करता था। इसके बाद एक वैसास ग्रुप होता था जो मर्चेंट का ग्रुप होता था। ये हाई लेवल के बाद सेकंड मिडिल लेवल में आते थे, जिनका काम था कि ये स्ट्रीट में जाके, जैसे आजकल गांव में देखो तो आके जो बड़े बड़े आड़तियां हैं या इस तरीके के हैं सामान खरीदते बेचते हैं, और आपस में बड़ जो किसान होते हैं उनसे ले जाते हैं, या जो रिटेलर होते हैं वो आके कहीं ना कहीं कंज्यूमर से प्रोडक्ट लेते हैं। तो यही जो चीजें थी एशियन समय में चलती थी कि मर्चेंट का काम होता था कपड़े बनाना, स्ट्रीट में कपड़े बेचना, सेल करना और उससे प्रॉफिट कमाना। तो ये भी सारी चीजें पहले एशियन टाइम में होती थी। हालांकि ये ट्रेड किस रूट से होते थे, अब जब ये सब होता होगा तो कहीं ना कहीं से बिजनेस भी तो होती होगी, कौन सा रास्ता था जिसके जरिए आते होंगे, तो वो ट्रेड रूट जो था वो उत्तर पथ और दक्षिण पथ के जरिए होता था, जो कि तक्षशिला और के राजगृह में, और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था तमरी प्लीति की तरफ। तो राजगृह जो कि बिहार का क्षेत्र है, तक्षशिला जो कि आपके जम्मू कश्मीर का एक एशियंट कल्चर हब रहा है लर्निंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अब ट्रेड रूट कहाँ होगा, ट्रेड रूट वहीं होगा, क्योंकि पहले तो इतना एडवांस ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन या इतना रेलवे और या इतना हवाई जहाज का तो कोई सफर नहीं था, तो सारा जितना ट्रेड होता था वो सी के जरिए या तो कोस्टल रीजन से होता था या नदियों के पास पास होता था। तो तक्षशिला जो कि जम्मू कश्मीर, झेलम नदी, ये सारी नदी की वजह से यहाँ इस वजह से ट्रेड का एक अच्छा हब था, एक सेंटर था जहाँ से ट्रेड का व्यापार होना संभव हो सकता था। तो इस वजह से ऐसा हम देख पा रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज हम लोगों को समझ में आई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। और अब ये लोग कौन सी मनी का यूज करते थे, तो जो मनी का यूज करते थे वो पंच मार्क कॉइन होता था,
जिसको निशाका और सतमाना नाम से जाना जाता था, जो कि कुछ सिल्वर के बने होते थे और कुछ कापर के बने होते थे, क्योंकि जो पहले का कॉइन सिस्टम था वो मनी बेस्ड सिस्टम था। और सीधी सी बात है कि पहले ही जितने भी कॉइन होते थे या तो वो ज्यादातर कॉपर के होते थे क्योंकि सिल्वर के होते थे, क्योंकि उस समय इसकी भरमार थी, क्योंकि जो हमारा देश था वो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर आभूषणों का पर्याप्त जखीरा था। उस जखीरे की वजह से इतन जो भी इंपॉर्टेंट मेटल बनाए जाते थे वो सिल्वर और कापर के बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ये जो हमारा ऑर्नामेंट या आभूषण का एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ जखीरा था, यहाँ पर्याप्त उसका अवेलेबिलिटी थी, किसी प्रकार की स्कार्सिटी नहीं थी। तो जो राजा होते थे वो पूरी जो जितनी भी वेल्थ होती थी उसको अच्छे से एक्वायर करते थे, और ज्यादा से ज्यादा जो मनी का यूज होता था वो सिल्वर कॉपर, इस वजह से इनको काफी वैल्यू दी जाती थी, क्योंकि ये सारी चीजें मौजूद थी इस वजह से। अब कौन कौन से टैक्सेस से, तो जैसे आजकल टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, इन्वायरमेंट, इंटरटेनमेंट टैक्स, दुनिया के टैक्स अगर आप देखें तो टैक्सेशन सिस्टम जो हमारा कौन से लिस्ट में दिया है टैक्सेशन सिस्टम में अगर देखें तो टैक्सेशन किसकी जिम्मेदारी है, कंकरेंट का सब्जेक्ट कुछ स्टेट के अंदर आता है, कुछ सेंट्रल के अंदर आता है। आप ये भी देखते हैं कि 264 में 265 में कहा गया है कि कोई भी टैक्स बिना अथॉरिटी के लॉ के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। तो ये भी कुछ चीजें हैं। 267 है, 269 जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल टैक्स का कॉपरेशन करके बांट सकती है, फिर कौन उसको रखती है, क्या करती है, सारी चीजें आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो ये सारी चीजें आज के जमाने में, हालांकि पहले के जमाने में क्योंकि इतना हम ना पार्लियामेंट ही, राजा सोरेन था तो उसी के जो लोग थे उसी को वही टैक्स लगाने का काम दिया जाता था। ये एक वायलेंटी होता था जो आदमी अपनी स्वेच्छा से पेमेंट करता था, उस स्वेच्छा वाले पेमेंट को हम लोग वाली बोलते थे, और जो इस टैक्स को कलेक्ट करता था उसको हम वाली अध्यक्ष बोलते थे, जिसका काम कलेक्शन का होता था। जो पीजेंट होते थे, जो लोग छोटे मोटे कोई प्रोड्यूस करते थे, जैसे आजकल फार्मर हैं, उसी तरीके पहले प्रीजेंट होते थे जिनको मिडिल क्लास या कम लेबर क्लास कह सकते हैं, जो 1/6 जब कोई चीज प्रोड्यूस करते तो उसका 1/6 टैक्स उनको पे करना होता था। ये राजा की कुछ पॉलिसियां थी जो राजा बहुत पहले से इनको यूज करता था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और आशीर्वाद देते रहें। अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसके बाद आप लोगों को एक दो अच्छी खासी शायरियां सुनाता हूँ, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं और मजा आएगा आप लोगों को शायरी सुन के। जैसे कि एक शायरी आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप इतना धीरे धीरे डाइजेस्ट करिए कि किस किस तरह आपको टाइम लाइन समझना है, कैसे कैसे चीजें आए कि अगर कोई भी सोसाइटी होगी, कोई भी किंगडम होगा तो वहाँ सारी चीजें होंगी, सोसाइटी भी होगी, इकोनॉमी भी होगा। सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें होंगी, सोसाइटी में क्या होगा, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ मैरिज होगी, वहाँ कास्ट सिस्टम होगा, वहाँ किस तरीके का रिलीजन होगा, ये सब चीजें, वहाँ स्टेटस क्या होगा, वुमेन की व्यवस्था क्या होगी, ये चाहे आज देख ले चाहे कल, उन्हीं हेड पे तो चीजें रखनी है। तो आशा करता हूँ कि आज ऐसे इकोनॉमी में क्या होगा, कंजम्पशन क्या करते थे, प्रोडक्शन क्या करते थे, और क्या सारी चीजें थी, कितना उनको टैक्स किस तरीके का लगता था, एजुकेशन क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ क्या व्यवस्था है, ट्रेड कॉमर्स कैसा था, बिजनेस क्या थी, यही सारी चीजें तो आप पढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स में। वही सब चीजें यहाँ पे दी है, बस उसमें जो पहले के हिसाब से होता था वही चीजें लिखी हुई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। जैसे कि आपको एक बहुत अच्छी शायरी सुनाता हूँ कि तुम्हारे शहर से आती हुई हवा की कसम, तुम्हारे शहर से आती हुई हवा की कसम, तमाम जख्म हरे हो गए खुदा की कसम। तुम्हारे शहर से आती हुई हवा की कसम, तमाम जख्म हरे हो गए खुदा की कसम।
और खुशामतों में मेरा काम तो बन गया, खुशामतों से मेरा काम तो बन गया। दोस्तों मैं आप लोगों से कह कह के तो सब सजा लूंगा कि हाँ मेरा अच्छा बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लेकिन जमीन मार दिया मैंने इंतजा की कसम। तो खुशामत कराइए लेकिन अपना जमीर न बेचिए, आप अपने पे डिपेंड रहिए। जमीर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार आपका इज्जत चला गया, आपकी जमीर चली गई तो दोबारा नहीं आ सकती। ये तो सब बन ही जाएगा कभी ना कभी। इसलिए आपको अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी, आपको करके दिखाना है। डरना नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। धीरे धीरे सारी चीजें कर लेंगे। आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, यही मैं कहूंगा। किसी को खुदा नहीं मानना है। जो भी चीजें आपको अच्छी लगे बेहतर लीजिए, ना समझ में आए और अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा तो ना पढ़िए, पर कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके लगता है कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, इससे आपका कुछ भला हो सकता है, कुछ आप कर सकते हैं बेहतर, या आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो ही आप करिए। और किसी को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा नहीं सोचना है, उसको बंद कर देना है। और सारी चीजें ज्ञान से ही संभव है। जैसे एक बार इमैनुअल कांट ने कहा था कि हमारा ज्ञान इंद्रियों से शुरू होता है और तर्क पर समाप्त हो जाता है, और तर्क से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। आपको सब कुछ बता दिया महाजनपद, अब इसमें तर्क नहीं लगाएंगे महाजनपद क्या है, क्यों है, क्यों जरूरी पड़ा, का इसे कारण रहे कि जब महाजनपद का निर्माण हुआ, क्यों जरूरी है महाजनपद, महाजनपद का इम्पैक्ट क्या है, महाजनपद में क्या क्या चीजें घटी, महाजनपद को हमको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। तो जब क्या, व्हेन, वेयर, व्हाई इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पुट करोगे तो तर्क कैसे आएंगे, रीजन कैसे आएगा, विवेक कैसे डेवलप होगा। तो वही सारी चीजें हैं कि टूटे फेटे मन, और सबसे ज्यादा है कि मन से नहीं हारना है, कि टूटे फटे मन से लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है, सड़ धड़ से अलग हो जाने पर भी लड़ा जा सकता है। तो वही बात कह रहा हूँ कि मन कुछ भी हो, मन को बनाना है, सर भी चला जाए तब भी लड़ना है, अंत तक हार नहीं माननी है। क्योंकि आपको बुद्धि विकसित करनी है तो वार्तालाप से बुद्धि तो विकसित हो जाएगी कि आप बातचीत करके बुद्धि विकसित कर लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रतिभा बढ़ानी है तो वो एकांत में ही हो पाएगी। आप जब बेहतर पढ़ेंगे, अच्छा गहन अध्ययन करेंगे तो आपको बेहतर चीजें समझ में आएगी। ऐसा एडवर्ड गिब्बन बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आई होगी। तो भाई एक आपको शायरी सुनाता हूं कि उजाले अपनी यादों से हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो दोस्तों वही है कि किसी का कोई भरोसा नहीं, तो अपने उजाले थोड़ा मुझको देते रहो, पता नहीं किस दिन क्या ना हो जाए किसी को। तो वही सारी चीजें हैं कि जरा रुकिए अभी जाते हैं क्यों शादी की महफिल से, जरा रुकिए अभी क्यों जाते हैं शादी की महफिल से, हंसी रात आपने देखी सवेरा कौन देखेगा, और नजीर आती है सफेदी अपने बालों पे, नजीर आती है सफेदी अपने बालों पे, जवानी तुमने देखी तो बुढ़ापा कौन देखेगा। तो हर समय तैयार रहना है, जरूरी नहीं कि एक समय हर जैसा एक ही समय रहेगा। वही है कि कल और आएंगे, कल और आएंगे, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और मुझसे बेहतर सुनने वाले। तो ज्यादा घमंड नहीं करना है, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, लड़ते रहिए और आपको लड़ते रहना है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को क्रोध नहीं करना है। क्योंकि एक बार एपिक्टेटस ने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति जो आपको क्रोधित करने में सक्षम है वो आपका मालिक है, तो आपको क्रोधित नहीं होना है किसी से। अगर आप क्रोधित हो जाएंगे किसी से तो फिर कैसे बनेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ की। वहां की अब और व्यवस्थाएं क्या थी, मनी देख ली, टैक्सेस देख लिए,
अब हम लोग किंगशिप की तरफ चलते हैं। किंगशिप क्या होता है? किंगशिप का मतलब होता है एक तरीके से रिश्तेदारी, क्लोज रिलेटिव जो होते हैं, जो एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन आइडेंटिटी, एक कॉमन थिंकिंग के साथ बंधे होते हैं, साइकोलॉजिकल बॉन्ड होता है, इनकी भी थिंकिंग होती है, कॉमन लाइकनेस होता है इनका, एक दूसरे के प्रति इनका प्यार होता है, एक ही कम्युनिटी, स्ट्रांग बॉन्ड, रिचुअल बिलीफ से बंधे होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्रांग किनशिप के नाम से जाने जाते हैं कि पहले के लोग इस तरीके के, इनके अंदर बड़ा प्यार, सत्कार और एक कॉमन, जो हम कह सकते हैं किनशिप रूल था, क्लोज रिलेटिव थे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसा हेनरी मेन का मानना है कि जो पहले की सोसाइटी थी वो स्टेटस पे बंधी हुई थी। अब ये स्टेटस क्या है? स्टेटस ये बताता है कि हर आदमी का एक स्टेटस था। जैसे पिता का स्टेटस था, ऐसे ही माता का स्टेटस था, उसके बच्चों का स्टेटस था, पिता का स्टेटस था कि कमाना है, घर का बड़ा बड़ा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। माता का काम था पिता के साथ हाथ बटाना है, काम बताना है, बच्चों की देख रेख करना है, खाना बनाना है। बच्चों का काम था माता के साथ काम करना है, माता के खाना बनाने में मदद करना है, सामान लाना है। एक सोसाइटी से, एक कॉमन बांध से, एक कॉमन कल्चर से, एक कॉमन यूनिट से, लव और केयर के साथ ये लोग बंधे हुए थे। इनकी एक स्ट्रांग यूनिटी थी, एक स्ट्रांग स्टेटस था जो इनको जोड़ रखा था। लेकिन जैसे जैसे कंट्रैक्ट हुआ, ये लोग अलग हुए, इन्होंने, सब लोगों ने कंट्रैक्ट करना किया। तब कंट्रैक्ट कैसे शुरू हुआ? जैसे सोसाइटियां एडवांस हुई, थोड़ी सोशली इकोनॉमिकली डेवलप हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, और भी बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का विस्तार हुआ, तो लोगों को काम मिलना शुरू हुआ, लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में बनना शुरू हो गया। तो अपनी जो आइडेंटिटी थी, जो इनकी वी वाली आइडेंटिटी थी, वो धीरे धीरे पीछे होने लगी। जो इनका इन ग्रुप प्रेशर था वो आउट ग्रुप प्रेशर में बट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग शहरों में जाने लगे, वहां इनको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पास उतनी बुद्धि नहीं थी। अब शहर में कई सारी प्रॉब्लम थी, जैसे ओवर क्राउडनेस की प्रॉब्लम, स्लम की प्रॉब्लम, और क्राइम, रेप, क्योंकि ये सब मिलता नहीं था, तो इसकी वजह से समस्याएं क्रिएट होने लगी। तो हेनरी मेन का मानना है कि सोसाइटी किस तरीके से, समाज एडवांस होने की वजह से सोसाइटी जो है वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में किस तरफ से मूव हुई। तो वही सारी चीज को बता रहा हूँ कि जो पहले की सोसाइटी थी वो स्टेटस बेस्ड थी, मतलब ये किनशिप बेस्ड थी, ऐसा मानना है इनका। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। अब हम लोग कंडीशन देख लेते हैं वुमेन की। जो वुमेन की कंडीशन थी वो सबऑर्डिनेट कंडीशन थी, मतलब ये वुमेन सोसाइटी हमेशा से मैन के नीचे थी, मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। जो पैट्रियार्कल वैल्यू थी वो मैन की ज्यादा थी। इनको सोशली इकोनॉमिकली प्रिविलेज दिया जाता था। महिलाओं की वैल्यू पुरुष की अपेक्षा कम थी। ये महिलाएं थी, ये पुरुष के साथ क्या थी, पुरुष के लिए ये साथ मिलकर काम नहीं कर सकती थी, इनकी वैल्यू नहीं थी, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी पुरुष के बराबर नहीं थी, सोसाइटल वैल्यू नहीं थी, इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं थी। साइकोलॉजिकली पुरुष हमेशा महिलाओं पे दबाव बनाता था, इनको स्टेटस रोल में उतनी मदद नहीं मिलती थी या उतना इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। एक तरफ सोसाइटी क्या थी, पुरुषों की तरफ फेवरेबल थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, कहने का ये मतलब है। कल्चरी इनको इनके जो रूल्स थे या इनके जो रोल थे उनको पूरी तरीके से प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। एक पैट्रियार्कल माइंड सेट था कि जो पुरुष होता था वो उसी के पास पावर है, वही ज्यादा शक्तिशाली है, महिलाओं को हमेशा दबाया जाता था और पैट्रियार्कल कंट्रोल हमेशा पुरुष के पास रहता था। तो पहले की महाजनपद में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो स्टेटस है वुमेन का वो बहुत अच्छा नहीं था मैन की अपेक्षा। हालांकि एक बहुत बड़ी फिलासफर फ्लाइवा वल्वी हुई है, उनका एक अपना व्यू है। वो कहते हैं कि हमेशा से पुरुषों ने महिलाओं को दबाया है, क्योंकि जो महिलाएं वो कहीं ना कहीं पुरुष पे निर्भर है, चाहे वो सेक्सुअली पुरुष पे निर्भर हो, क्योंकि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं अपने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से या बायोलॉजिकल डिपेंडेंस की वजह से पुरुष पे निर्भर है, चाहे वो
सेक्सुअलिटी की बात हो, चाहे उनके कंट्रासेप्टिव की बात हो, चाहे प्रेगनेंसी की बात हो, तो हमेशा पुरुष महिलाओं का फायदा उठाते रहे। स्टेट भी जो महिलाओं को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो आइडेंस को या इकोनॉमिक, आज भी महिलाओं को पुरुष के बराबर पैसा नहीं मिल पाता, या उनको सीलिंग ग्लास में रखा जाता है कि वो बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां बड़े पद पर नहीं जा सकती हैं, उनको रिसेप्शनिस्ट तक ही सीमित कर दिया जाता है। सारी चीजें स्टेट भी उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। महिलाओं को सिक्योरिटी न प्रोवाइड होने की वजह से उनके साथ क्रिमिनल फोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप, कस्टोडियल टार्चर, ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। तो ये बताती है कि जो आजकल के लेजिस्लेशन है वो भी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। तो सरकार के ये हम आग्रह करते हैं, स्टेट उनकी सुख सुविधा का ख्याल तभी रख सकता है जब स्ट्रांग लेजिस्लेशन बनाया जाए, महिलाओं की वर्चू, महिलाओं की जो बात है उसको माना जाए, और साथ ही साथ स्ट्रांग पनिशमेंट बनाया जा सके, और उनको पूरा एक महिलाओं पुरुषों के बराबर आजादी दी जाए, फ्रीडम दी जाए, जैसा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है या हमारे डीपीएसपी हैं आज के, वो बराबर का प्रावधान देते हैं। तो ये जो सलाइवा वर्ली का व्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो ये फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा से दबाया गया, इसीलिए आजकल जो फेमिनिज्म है वो काफी हद तक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है, जो हमारी स्टेट है, वो पूर्ण रूप से महिलाओं को रिजर्वेशन दे रही है, हर जगह उनको बढ़ावा दे रही है, चाहे सोशली इकोनॉमिकली उनको एडवांस कर रहे हैं, उनके वर्च्यू स्किल ट्रेनिंग पे बिलीव कर रही है। महिलाएं पुरुष के साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चल रही, क्योंकि वो पढ़ लिख रही है, स्टेट उनको आजादी दे रहा है। जैसे अब पुरुष महिलाएं उनको बराबर ट्रीट किया जा रहा है, उनको शिक्षित किया जा रहा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको समान करने की कोशिश की जा रही, जो पुराने एक तरीके से टाबू चले आ रहे हैं या जो साइकोलॉजिकल बिलीफ है लोगों का उसको चेंज किया जा रहा है, जिससे एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण हो सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। तो महाजनपद का एग्रीकल्चर का काफी एडवांस एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि जो आयरन के प्लाऊ जो खेत जोतने के लिए होते थे वो आ गए, जिससे वहां की दूसरी बात वहां की फर्टाइल जमीन थी, क्योंकि नदियों के किनारे थी, उसकी वजह से यहाँ जो प्रोडक्शन था वो ज्यादा होने लगा, जिससे जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, फूड सरप्लस होने लगा, जिससे क्या हुआ फर्टाइल प्लान होने की वजह से जो क्रॉप है लोगों का वो अलग अलग प्रकार की क्रॉप, चाहे वो राइस हो, चाहे बार्ली हो, चाहे पाल्सेज हो, चाहे शुगर हो, काटन हो, जिससे जो लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस था फूड के प्रति अलग अलग वो भी चेंज होने लगा। लोग अलग अलग प्रकार के फूड्स उगाने लगे, जिससे जो वहाँ की फूड सिक्योरिटी थी या हंगर थी उसको भी कुछ हद तक राजा वहाँ के जो होते थे मोनार्ची या प्रजा, इसको किस तरीके से वहाँ की जो सिक्योरिटी है, वहाँ की जो ट्रेजरी है, जो वहाँ का फूड स्टॉक सिस्टम है वो कैसे दूर किया जाए, मतलब एक तरीके से जो फूड की स्कार्सिटी है उससे बचा जाए। तो इसके लिए ये लोग जो राजा होता था वो एग्रीकल्चर पे काफी ध्यान देते थे, ज्यादा यहाँ की एग्रीकल्चर एडवांस हो गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलता हूँ कुछ आप लोगों को और दो चार अच्छी अच्छी कोई शायरियां सुनाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग अपना लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसके बाद अगले पार्ट में आप लोगों को डिक्लाइन के बारे में बताऊंगा कि चीजें कैसे डिक्लाइन हुई, क्या क्या कारण रहे। देखना क्या है, नजरअंदाज करना है किसे, मंजरों को खुद ब खुद पहचान होती जाएगी। कर ही क्या सकती है दुनिया और तुझको देखकर, कर ही क्या सकती है दुनिया तुझको देखकर, देखती जाएगी और हैरान होती जाएगी। और आते आते इश्क करने का हुनर आ ही जाएगा, आते आते इश्क करने का हुनर आ ही जाएगा, रफ्ता रफ्ता जिंदगी आसान होती जाएगी। तो दोस्तों वही है कि कर ही क्या सकती है दुनिया और तुझको देखकर, देखती जाएगी और हैरान होती जाएगी। इसीलिए आपको काम करते रहना है, दुनिया की परवाह नहीं करना है,
देखते ही देखते वो पागल हो जाएगी और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो बस आपको लगे रहना है, आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है और जो भी कर रहे हैं मन लगा के करिए और सब हो जाएगा, कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ की, जो महाजनपद में वहाँ किस तरीके का प्रशासनिक सिस्टम था। तो ये लोग परिषद चलाते थे। परिषद क्या होता था, ये एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी। एडवाइजरी काउंसिल जो राजा के द्वारा बनाई जाती थी, जिसके जो ऑफिशियल्स होते थे उनको शुल्क अध्यक्ष और रजाफ हदास के नाम से जाना जाता था। इनका काम होता था कि कैसे जो एडवाइजरी काउंसिल में क्या एडवाइस देना है, किस तरीके से पॉलिसी बनाना है, क्या नई नई प्लानिंग की जाए, किस तरीके से स्कीम तैयार करी जाए, प्रजा के लिए क्या नए नए अच्छे अच्छे वेलफेयर के लिए चीजें की जाए, जिससे जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर चल पाए, किस तरीके से राजा को जो सिक्योरिटी की एक तरीके से मजबूती दी जाए और उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और किस तरीके से वहाँ का डेवलपमेंट बेहतर एक्सपेंशन हो सके और कौन से डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए जाए जिससे जो राजा के वास्ट इम्परर है उसको बढ़ावा मिल सके, साथ ही साथ वो अपना एक जो साम्राज्य है उसको एक और नई ऊंचाई तक ले जा सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग लीगल और जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं कि जो वहाँ का किस तरीके का कानूनी सिस्टम था, क्या वो लोग फॉलो करते थे। तो वो पहले ट्राइबल लॉ फॉलो करते थे, जो उनके लोकल लॉ होते थे, कस्टम के आधार पे बने होते थे या रिचुअल्स के आधार पे बने होते थे या यूजेज के आधार पे बने होते थे या कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते थे, जो ये सारे लोग आपसी सहमति और कंसेंसस से मिलकर बनाते थे, जिससे कंट्रैक्ट बना रहा है, सोशल कंट्रैक्ट बना रहा है और सोसाइटी बेहतर तरीके से जो वहाँ का आर्डर है, सोशल आर्डर है, वो मेंटेन होता रहा सोसाइटी। हालांकि धीरे धीरे इसमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलने लगा वर्ण सिस्टम में, जो जिस आधार पे वर्ण सिस्टम क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए अलग अलग सिविल और क्रिमिनल लॉ बना दिए गए। जो क्राइम शूद्र करते थे उनको ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता था, जबकि ब्राह्मणों के लिए कम पनिशमेंट था। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो शूद्र जात थी वो छोटी जात थी सबसे, तो राजा उनको इतना प्रेफरेंस नहीं देता था। ब्राह्मण क्या करता था, राजा को हर चीज में मदद करता था, चाहे वो किस तरीके से राजा को कोई नया वो प्लानिंग बतानी है, नए तरीके बताने, कैसे जो वहाँ की प्रजा है उसके लिए कितना क्या क्या नए रूल्स नियम बता सकते हैं, क्या रिचुअल्स वहाँ फॉलो करने हैं, कौन कौन से जो चीजें और हैं, बिलीफ है, रिचुअल्स है, कस्टम है, ये सारी चीजें, क्योंकि ये पढ़े लिखे होते थे, ये इंटेलिजेंट लोग होते थे, ये सबसे करीब माने जाते थे, ये राजा के बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक थे। क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे ये मंत्र पढ़ने में या चांट करने में या लिटरेचर से या वेदाओं का इनको बहुत अच्छा ज्ञान होता था। तो ये एक तरीके से फिलोसफिकल एडवांस इंटेलेक्चुअल्स लोग होते थे। तो राजा कोई भी परिस्थिति होती थी तो इनके आधार पे चलता था, इनकी बात मानता था। और जो पहले का लॉ होता था वो रिट्रीब्यूशन पे बेस्ड था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुमने कोई अपराध करा है तो जितना तुमने अपराध करा है तुमको उतनी सजा मिलेगी, कोई लिबरल छूट नहीं थी, जैसे को तैसा था। आई फॉर आई का जो नियम था वो यहाँ पे चलता था। जो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ थ्योरिया पढ़ते हैं, जैसे रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सोशल सोलिडारिटी थ्योरी, ये तमाम प्रकार की थ्योरियां होती हैं जो थी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा कि लॉ का सिस्टम भी आप देख लीजिए कि अलग अलग लोगों के लिए कैसे कैसे लॉ और कानून नियम बनाए गए थे। जो पोएट्री थी कि किस तरीके के वहाँ जो अलग अलग पोएट्री थी, जैसे पेंटेड ग्रे वेयर पोएट्री थी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म और शेप में बनी होती थी। जो आर्ट थे, आर्ट के लिए भी फेमस था महाजनपद। जैसे बहुत सारे स्तूप आप देखते हैं, अगर आप नालंदा जाएंगे, राजगीर जाएंगे या बुक और भी जो वहाँ के आसपास के बिहार में जगहें हैं, नालंदा हो गया, राजगीर हो गया,
भागलपुर हो गया, कई प्रकार के टेम्पल हैं गया में, और पहले से जो बनाए गए स्क्रिप्चर अलग अलग के जो मिले हुए, या जो रिलीजियस बिलीफ है उनके, कि कौन सा धर्म मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, जैनिज्म को मानते थे, या उनके कुछ और किसी धर्म को मानते थे, या हिंदू धर्म के अनुयायी थे, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि वो सेटलमेंट भी, जो ट्राइब थे किस तरीके से वो सेटलमेंट होकर जनपद से महाजनपद की तरफ गए, कैसे उन्होंने एडवांस तरीके से न्यू एग्रीकल्चर टूल का प्रयोग करा, कैसे वो लोग सोरेन रूलर बने कि राजा ही सुप्रीम होता था, वही सारे डिसीजन मेकिंग सारी चीज में हिस्सेदारी लेता था, कैसे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो राजा के कंट्रोल में था, मतलब जितनी भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक आदमी के हाथ में था, उसी को हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो ये हमारा कुछ आज का लेक्चर था, जो मैं आशा करता हूँ कि फिनिश कर चुका हूँ। अब आने वाले समय में मैं आप लोगों को इसका डिक्लाइन दिखाऊंगा कि ये महाजनपद क्यों डिक्लाइन हुआ। इसके बाद हम लोग जैनिज्म नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें खत्म करेंगे। बस आप लगे रहिए और मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ते रहिए। तो आपको और शायरियां सुनाता हूँ कुछ अच्छी अच्छी, कि बेसदा बस्ती की रस्में थी, बेसदा बस्ती की रस्में थी, मैं जबा रखता था, मैं जबा रखता था, मुझे बेजबान होना ही था। मैं जबान रखता था लेकिन मुझे बेजबान होना ही था। तो वही बात है कि जबान रखते लोग बेजुबान हो रहे हैं। जैसे आजकल जो कोचिंग वाले मामले अभी उठ रहे हैं, जो लोग सुसाइड, जो लोग जिन लोग फ्लड के जरिए डूब गए हैं, तो लोग अब नहीं बोल रहे हैं। अभी तक बड़ी रील्स बनाते थे, सब बताते थे, तब उनका जो बच्चों के प्रति बड़ा मोटिवेट करते थे। अब सब मोटिवेशन निकल गया, तो चाहे जितना आदमी थोड़े देख के किसी को भी सपोर्ट करता है या बहुत बड़ा बना देता है, लेकिन बाद में वही लोग वही कर गलत कर देते थे। शायरी उसी के लिए है कि बेसदा बस्ती की रस्में थी, बेसदा मतलब बेकार, कभी कोई सदा थी तो बस्ती की रस्में थी, बना था ऐसा नियम, चल रहा था सब कुछ, लेकिन मैं जमा रखता था, हमको सब पता था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन मुझको बेजुबां होना ही था। कि हम जानबूझ के नहीं बताना चाह रहे कि भैया ये सब जानते हैं कि क्या कारण रहा है। तो आशा करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, लगातार सपोर्ट करते रहिए। अर्पित कुमार इलाहाबादिया को आने वाले समय में आप लोगों को नया लेक्चर लेकर आऊंगा प्राइवेट डिफेंस से, जो कि हम अपने पनिशमेंट के, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसका अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्राइवेट डिफेंस होगा। तो उसके बारे में बताऊंगा प्राइवेट डिफेंस क्या है, क्यों हम आत्मरक्षा का अधिकार इतना इम्पोर्टेंट है, कम कहाँ हम कितना एक्सटेंड पे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट केसेस, उसके इंटरलिंकेज भी देखेंगे। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर ये पसंद आया होगा। तो आप लोगों को जाते जाते एक शायरी सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करते हैं। कि आप इन हाथों की चाहो तो तलाशी ले लो, आप चाहो तो इन हाथों की तलाशी ले लो, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी किसी एक जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो वही है कि हम लोग को सब कुछ चाहिए, सब कुछ लेंगे, डरना नहीं है, बस लगे रहना है, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की। जीवन में दर्द तो आते रहेंगे, लेकिन दर्द से लड़ना है। कि वही है ना कि दर्द के आगे ही जीत है। कहाँ तक आंख रोएगी, वही कह रहा हूं कि परेशान नहीं होना, कि कहाँ तक आंख रोएगी, कहाँ तक गम होगा, जो अपना नहीं वो कभी अपना ना होगा, और मेरे जैसा यहाँ कोई हर रोज कम होगा, जो सोचा था वो एक दिन हकीकत में होगा, और सब्र तो सब्र में सब्र होगा, सब्र तो कर सब्र में सब्र होगा। ये दुनिया वालों कोई कोई समुंदर से भी पूछ लेता, ये दुनिया वालों कोई कोई समुंदर से भी पूछ लेता, मेरी तरह इलाहाबादिया
कि क्या जमीन पर रहने वाले लोगों का हौसला ऐसे तूफानों से कम होगा। तो वही कहता हूँ कि डरना नहीं है, करना है, क्योंकि जिंदगी में डरने से कुछ होता नहीं है। कि इसीलिए कहता हूँ कि जो वही करो जो आप लोगों को अच्छा लगे। इसीलिए कहा है किसी एक जेमी हेड्रिक्स बड़े शायर हैं, कहते हैं कि जब मेरे मरने का समय आएगा तो मुझे ही मरना पड़ेगा, जब मेरे मरने का समय आएगा तो मुझे ही मरना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपना जीवन वैसे ही जीने दो जैसा मैं जीना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएंगी। कुछ कर जाने की लौ, जाते वक्त यही कहूंगा कि कुछ कर जाने की लौ अगर तासीर में है, फिर क्या फर्क पड़ता है क्या तकदीर में है। तो दोस्तों यही कहूंगा कि डरना नहीं है, करने की तमन्ना रखनी है और सब हो जाएगा। किसी भी चीज से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में आपको दो नियम है कि जब आप सफल होते हैं या आपको धीरज रखना है। जिंदगी के दो नियम हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। जो पहला नियम है ये बताता है कि पहला है कि आपको धीरज रखना है जब आपके पास सब कुछ है। पहला नियम ये है कि जब आपको धीरज रखना है जब आपके पास कुछ नहीं है। और दूसरा नियम है कि जब तुम आपके पास सब कुछ है तो आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है, क्योंकि बहुत पैसा आने से बहुत इतराना नहीं है और बहुत बेकार समय आने पर भी घबराना नहीं है। इसलिए लड़ते रहना है। और यही है कि पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर का ही नाम जिंदगी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है खुद को जानना बाय थेल्स। और आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। तो कृपया पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहे, फिर तुम्हारे इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहे। और आने वाले समय में आप लोगों को धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें बताऊंगा। अभी कल करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे अपने लाइव बोर्ड में, तो वहां पे आइए और लाइक करिए और जनरल अवेयरनेस फैकल्टी को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।